हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोटीन एंड इट्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म क्या होता है। और उससे पहले थोड़ा सा हम बताएंगे कि प्रोटीन्स होती क्या है और उसके जो टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म कितने स्टेप्स में होता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो प्रोटीन के बारे में हम बात करेंगे। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स की पॉलीमर्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, हमारे जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जितने भी सेल्स डेवलप होते हैं, उसमें ये क्रूशियल रोल प्ले करती है। प्रोटीन्स जो होती है उसका जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस फंक्शन होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, हमारी जो रिएक्शंस होती हैं उसमें पार्ट प्ले करते हैं। वो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन से बनती हैं। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डिफेंस प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, वो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें वो बचाती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करती है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो लेके जाती है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे, तो जो इसका नाम इम्प्लाइज़ किया है वो इसमें ये दो अमाइंस होते हैं, एन अमाइन और एन एसिडिक। ये दोनों के दोनों कंपाउंड होते हैं जो कि रखते हैं दोनों एन अमाइंस भी और एन एसिडिक भी। इसमें क्या होता है कि ये हंड्रेड्स पाए जाते हैं इसके अंदर, दोनों के दोनों। वो नेचुरली भी हो सकते हैं, वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ओनली 20 जो कॉमन नेचर के जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से 20 जो हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं। और अल्फ़ा अमीनो एसिड जो हैं वो अमाइंस के साथ में एडजस्ट रहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनका फंक्शनिंग ग्रुप के नाम से पाया जाता है। जितने भी 20 जो हमारे स्टीरियो एनिज्म होते हैं, सिर्फ 19 जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर। यानी कि 19 आउट ऑफ द 20 आर द स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं ये होते हैं। ये नाम है यहाँ पे इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसका मतलब होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हम डाइट में लेते हैं, वो बाहर जो हैं हमारी बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हो सकते, हम बाहर से उनको खाते हैं। उनके नाम है हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानाइन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन। ये हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। एलेनाइन, आर्गिनिन, एस्पारागाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन, प्रोलिन, सिराइन, थायरोनिन। ये इनके जो साथ में दे रखा है इनके सिंबल हैं। ALA का मतलब है एलेनाइन। तो ये सब सिंबल जो है मैं इनको याद करना पड़ता है। और हिस्टीडीन को HIS के नाम से जाना जाता है। अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। ये अल्फ़ा कार्बन जो है इसके साथ में अटैच होती है। अल्फ़ा कार्बन में कार्बोक्सिलेट ग्रुप और प्रोटोनेट अमीनो ग्रुप। अमीनो जो एसिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और हाई मेल्टिंग पॉइंट पर जो हैं वो होते हैं, और हाई वाटर सोल्यूबिलिटीज़ इनकी पाई जाती है। ये इसका डीनेचुरेशन के बारे में बात करेंगे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसका जो एक्सट्रीम्स जो टेम्परेचर होता है और pH होता है वो डायस्टिक इफ़ेक्ट करता है प्रोटीन को कॉम्बिनेशन में। और इसका जो डीनेचुरेशन होता है यहाँ पे, इसमें लॉस हो जाता है हमारा जो ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें इसका लॉस हो जाता है। और प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो इसमें अल्टर नहीं होता है। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड और अमाइन एसिड्स। ठीक है, यानी कि जब इसका ब्रेक डाउन होगा वो छोटे छोटे पेप्टाइड्स में जो है अमीन्स में चेंज हो जाएगा। और जैसे C जो है यहाँ पे जो हमारा जैसे pH है, एंजाइम है, टेम्परेचर है, तो उसके कारण जो है इसमें डीनेचुरेशन हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है वो। प्रोटीन का डाइजेशन जो है सेवरल डायरेटरी पर्पज़ में होता है। डायरेटरी इसमें ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी, हमें जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अमीनो एसिड लिबरेट करता है किसके द्वारा, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। और ये यूज होता है बायोसिंथेसिस में। अमीनो एसिड जो हैं वो नहीं, जो बॉडी में हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो बाहर से लिए जाते हैं, और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में जो है वो अपने आप बनते हैं।
क्लिनिकल इनका कनेक्शन क्या होता है, जैसे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेवलप बिकॉज ऑफ सिंगल अमीनो एसिड सब्सटीट्यूशन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन में कि जो अमीनो एसिड की चेन होती है उसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड आ जाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और उसका जो कॉजेज़ होता है वो इस प्रकार दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन जो क्रिस्टलाइज हो जाता है, डीफॉर्मिंग हो जाता है रेड ब्लड सेल्स में, और वहाँ पे जो है क्लोट हो जाता है, ब्लड जो है आरबीसी टूट जाते हैं। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये जो आरबीसी है ये नॉर्मल आरबीसी हैं, और जो इधर दिखा है ये सिकल सेल आरबीसी है। यानी कि इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 6 पोजीशन में जो है यहाँ पे चेंज आ गया, यहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो आना था दूसरा और आ गया यहाँ पे दूसरा, तो उसको बोलते हैं हम कि ये प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे एरर्स हो गया, चेंजेस हो गया। तो जो हमारा प्रोटीन था वो एबनॉर्मल था, तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो भी एबनॉर्मल बनेगा। ये हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये एमआरएनए है। एमआरएनए जो है ये इसमें जो राइबोज है ये पूरा का पूरा ट्रांसफर आरएनए है, ये अमीनो एसिड है यहाँ पे, और ये चेन बन रही है यहाँ पे, इसको ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, जो ये बन के तैयार हो रही है यहाँ पे। इसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड यूरिया साइकिल। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और उसका जो है यूरिया साइकिल में क्या रोल है जब उसका एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो हम डायरेक्टली प्रोटीन लेते हैं, जो हम डाइट में लेते हैं, वो डीनेचर होती है कुकिंग के द्वारा, और उसके बाद हम उसको इजीली जो है डाइजेस्ट कर जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा। यानी कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट एंजाइम होते हैं। प्रोटीन जब डीनेचर होकर हमारी बॉडी में अंदर जाती है तो उसमें जो एंजाइम होते हैं वो सारे उसको हेल्प करते हैं। ऑल दीज एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज इन नेचर। जितने भी एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलोज नेचर में होते हैं, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं जाइमोजन के रूप में और कन्वर्टेड कर देते हैं एक्टिव फॉर्म टू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर में। और जो वर्ड जो जिसमें ऑटो डाइजेशन होता है वो सिक्रीटी एसिनाइज सेल के द्वारा होता है। वहाँ पे यहाँ पे इसमें बताया है द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो है नंबर है एंडोपेप्टाइडेज। ये एंजाइम है, ये जो एंजाइम होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर जो है अंदर वहाँ प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्शन करता है और प्रोटीन को बिकम करता है सक्सेसफुली स्मॉलर और स्मॉलर, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स में ये यूनिट में चेंज कर देता है। इस ग्रुप में जो है आते हैं हमारे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एलेस्टेज। ये एंजाइम जो है हमारे एंडोपेप्टाइड्स में आते हैं। उसके बाद बात करेंगे एक्सोपेप्टाइडेज की। एक्सोपेप्टाइड ये जो हैं वो एक तरह से पेप्टाइड बॉन्ड में केवल वो वहाँ पर यूज़ होते हैं चेन में, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइड में एक्ट करते हैं वहाँ पे इसको, और कार्बोक्सी टर्मिनल जो है सेंड पे चेन पे होता है, और अमाइनो जो पेप्टाइड्स के रूप में ये होते हैं। ये एक्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पे केवल, और अमीनो टर्मिनल जो एंड चेन है उसके ऊपर ये फंक्शन करते हैं वहाँ पे। इसके बाद हमारा गैस्ट्रिक डाइजेशन है प्रोटीन का। हमारा जब प्रोटीन हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाएगा, और स्टमक में जाने के बाद में वहाँ पे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच होता है 2, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पीएच होता है, एसिडिक होता है वो, और उसके ऊपर वो एक्शन करते हैं। वहाँ पे पेप्सिन बनता है और वो एक्टिवेट करता है वहाँ पे जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिन को एसिडिक जो हमारा नेचर है उसके अंदर ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। लेकिन HCl जो है वो ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो HCl जो है वो खाली डाइजेस्ट नहीं करता है प्रोटीन को, उसमें हमें जो है यहाँ पे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जो एंजाइम वहाँ पर प्रोटीन को वहाँ पे सिंपल फॉर्म में चेंज करेगा। इसका नाम है यहाँ पे रेनिन। जो रेनिन होता है ये हमेशा इसको बोलते हैं काइमोसिन, और इसकी जो एक्टिविटी होती है इन्फेंट्स में होती है, यह जो एडल्ट में नहीं पाया जाता है। ये जो हमारा कर्डिंग करता है, मिल्क को एक तरह से दही के रूप में जमा देता है, जैसे मिल्क प्रोटीन कैसिन इसको कन्वर्ट कर देता है ये पैरासिस में, और इस एक्शन के जो रेनिन है इसमें अपना पार्ट प्ले करता है। डीनेचर जो प्रोटीन होती है इजीली डाइजेस्ट हो जाती है बाय द पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है वो डीनेचर प्रोटीन को आराम से वो डाइजेस्ट करने में यूज़ हो जाता है पेप्सिन। इट इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक एज द इनएक्टिव पेप्सिनोजन, यानी कि जो हमारा पेप्सिनोजन है ये जो है यहाँ पे सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में, और ये कन्वर्जन हो जाता है यहाँ पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, और ब्रोड ये लाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ये काम होता है। जो ऑप्टिमम पीएच होता है हमारा पेप्सिन का ये अराउंड 2 pH होता है,
और पेप्सिन जो है वो एंडोपेप्टाइडेज में आता है। इसमें पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीज जो है ये भी इसमें हेल्प करता है यहाँ पे। पैनक्रियाटिक डाइजेशन यानी कि पेनक्रियाज का जो है इसमें हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है। तो जो ऑप्टिमम पीएच होता है वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है पैनक्रियाटिक जूस की वो होती है 8 और यहाँ पे प्रोवाइड होता है अल्कलाइन मीडियम होता है, बाइल जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है और पैनक्रियाटिक जूस जो है वहाँ स्टिमुलेट होता है, निकलता है वहाँ से। जो पेप्टाइड जहाँ हॉर्मोन्स होते हैं जिसका नाम है कोलिसिस्टोकिनिन और पेनक्रियाकोजाइम जो है इसका नाम है यहाँ पे। और पैनक्रियाटिक जूस जो है इसमें होता है इंपॉर्टेंट जो एंडोपेप्टाइडेज नेमली जिसको हम ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन के नाम से जानते हैं और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं एलेस्टेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होता है बाई एंट्रोकाइनेज के द्वारा जो कि प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई मेम्ब्रेन के अंदर। और इसके बाद जो है ये एंजाइम जो है वो इसको डिफरेंट मॉलिक्यूल में चेंज करता है। ट्रिप्सिन कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्मली बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें बोलते हैं आर्गिनिन और लाइसिन, इनके द्वारा ये होता है। और अगर किसी को यहाँ पे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो जाए यानी कि जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे जो प्री मैच्योर एक्टिवेशन होता है ट्रिप्सिनोजन का वो पैनक्रियाज के अंदर जो है वो वहाँ पर नहीं होगा और ऑटोडाइजेशन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है पैनक्रियाटिक सेल्स के द्वारा। इसका रिजल्ट जो है वो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होगा और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सोचिए जिसमें हमारी जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो सकती है। काइमोट्रिप्सिन के बारे में बात करेंगे। जो ट्रिप्सिन होता है वो एक्ट करता है एज ए काइमोट्रिप्सिनोजन, इसलिए जो इसका एक्टिव साइट जो है वो फॉर्म होता है यहाँ पे और सेलेक्टिव जो हमारा प्रोटोलाइसिस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कैटालाइस्टिक साइट पर। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हमारा जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो डिग्रेड होता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है छोटे छोटे स्मॉल पेप्टाइड्स में और उसके बाद हाइड्रोलाइज होता है वहाँ पे डाईपेप्टाइड में और फिर ट्राईपेप्टाइड में बदल जाता है। कार्बोक्सी जो पेप्टाइडेज है तो उसमें प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस में और फिर ये यहाँ पे मिटालो एंजाइम की जो है वहाँ पे रिक्वायर पड़ती है, जिंक की यहाँ पे हमें मदद पड़ती है, जिंक के द्वारा ये काम पूरा होता है। इंटरनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल पेप्टाइडेज में बदल जाते हैं ये और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वहाँ पे वो एंजाइम के द्वारा जो है वहाँ पे वो इंटेस्टाइनल जो एंजाइम होता है, इंटरनल जूस होता है उसके द्वारा यहाँ पर चेंज होता है जिसको सक्सेस एंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। न्यूमेरिकल सरफेस होता है हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स का, उसमें होते हैं अमाइनो पेप्टाइडेज जो कि रिलीज होते हैं NH टर्मिनल अमाइनो एसिड के द्वारा और सक्सेसिवली वहाँ पर वो अपना फंक्शन करते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होगा अमीनो एसिड का वो मेनली हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसमें यहाँ पे रिक्वायर होती है एनर्जी की, एनर्जी जो होगी वहाँ पर वो यूज होगी और हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो चले जाएंगे हमारे ब्लड में। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे कैरियर मेडिएटेड सिस्टम के द्वारा और 5 डिफरेंट कैरियर डिफरेंट जो होते हैं यहाँ पे वो है यहाँ पे जो इसमें दिखाए गए हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसमें है ग्लूटाथायोनिन, गामा ग्लूटामाइल सक्सिनिक और उसमें जो है प्ले इम्पोर्टेंट रोल करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमीनो एसिड इन द इंटेस्टाइन। क्लिनिकल एप्लीकेशंस यानी कि अगर वहाँ पे कोई एलर्जी हो जाती है, खाना में प्रॉब्लम हो जाती है, मिल्क में, फिश में, कोई वहाँ पे रिजल्ट्स में, तो वो जो है हमारा पार्शियली डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन प्रॉब्लम हो जाएगी। या कोई पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी है उसको प्रॉब्लम है, पैनक्रियाटाइटिस है, कार्सिनोमा है उसको, पैनक्रियाज में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो वो सारे के सारे अफेक्ट करते हैं हमारे डाइजेशन के प्रोटीन को। प्रोटीन जो है वो ठीक से डाइजेशन नहीं होगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी ठीक तरीके से नहीं होगा। ये यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बताया, जनरल मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड एनाबॉलिक और यहाँ कैटाबॉलिक 2 रूप में ये होता है। इसमें जनरल मेटाबॉलिज्म जो अमीनो एसिड्स का होता है वो डाइटरी प्रोटीन्स होती है जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हम लेते हैं बाहर से, फिर वो ब्रोकन डाउन होती हैं अमीनो एसिड में बाय हेल्प ऑफ द एंजाइम्स और दिस इज़ कॉल्ड द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी कि जो हमारी जो प्रोटीन हम लेते हैं बाहर से डाइट के थ्रू लेते हैं उस प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में आना पड़ता है एंजाइम के द्वारा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और इसमें जो ट्रांस अमीनो रिएक्शंस होती है तो जो अमीनो ग्रुप होता है वो अमीनो एसिड में से एक अपने प्रोडक्ट को रिमूव कर लेता है जिसका नाम है कीटो एसिड या कार्बन स्केलेटन। अमीनो ग्रुप जो है वो एक्सक्रीट करता है यूरिया, यानी कि फाइनल वो यूरिया करता है
और कार्बन स्केलेटन जो है वो यूज हो जाता है सिंथेसिस के लिए नॉन स्लेंडर अमाइनो एसिड के लिए। और इसके अलावा जो यहाँ पे यूज़ होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि यहाँ से जो हमारे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और अमीनो एसिड जो यूज हो जाते हैं सिंथेसिस, जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होगा उनके लिए वो यूज हो जाएगा। इसको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कैसे बनता है? तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जो हमारा कैटाबॉलिज्म में अमीनो एसिड का, वो रिमूव हो जाता है अमाइन ग्रुप के द्वारा और वहाँ से निकलती है अमोनिया। अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और वो वहाँ पर वो फॉर्मेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो अमोनिया के द्वारा होता है और इसको कन्वर्जन कर दिया जाता है यूरिया में और फिर ये एक्सक्रीशन होता है, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांस एमाइनेशन की। ट्रांस एमाइनेशन जो का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ अमाइनो ग्रुप बिटवीन अमाइनो एसिड एंड अनादर कीटो एसिड फॉर्मिंग ए न्यू अल्फा अमाइनो एसिड। यानी कि ट्रांस एमाइनेशन एक ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें जो उनके अमीनो एसिड के जो ग्रुप होते हैं उनमें आपस में जो है एक्सचेंज हो जाता है और एक नया अल्फ़ा अमीनो एसिड बनता है। उस रिएक्शन को हम ट्रांस एमाइनेशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो कैटालाइज जो एंजाइम होते हैं वो जो हैं इसमें हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांस एमाइनेज जो वो एंजाइम होते हैं वहाँ पर वो यूज होते हैं। ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होती है, यानी कि चेंज को कभी उसमें चेंज हो जाते हैं कभी उसमें चेंज हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाता है, उनको बोलते हैं रिवर्सेबल। इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट स्टेप जो कैटाबॉलिज्म का होता है वो अमोनिया को रिमूव करता है और जो रेस्ट ऑफ जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एंटर कर जाता है कैटाबॉलिक पाथवे में। सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है यहाँ पे, जो इसका मतलब होता है जो ट्रांस एमाइनेशन होता है वो सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में और वो कीटो एसिड जो के रूप में अवेलेबल होते हैं हमारी बॉडी में और इसके अलावा दूसरे सोर्स के द्वारा भी वो मिलता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांस एमाइनेशन, एस्पार्टेट जो अमाइनो ट्रांसफरेज जो है AST वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में और एलेनाइन अमाइनो ट्रांसफरेज जो ALT है वो इंक्रीज़ हो जाता है लीवर डिजीज़ में। ये हमारे एंजाइम होते हैं जो कि अलग अलग बीमारी में हमारी बॉडी में जो हैं ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI में और एलेनाइन जो हमारा SGPT होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है लीवर डिजीज़ में। इसके बाद डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के द्वारा अमाइनो ग्रुप को वहाँ से हटा दिया जाता है और NH3 जो है डीएमिनेशन होता है वहाँ से वो निकलता है। डीएमिनेशन का रिजल्ट होता है वो होता है कि वहाँ पर वो अमोनिया को लिबरेट करेगा और वहाँ पर यूरिया का सिंथेसिस होगा। जो कार्बन स्केलेटन होगा अमाइनो एसिड का वो कन्वर्टेड हो जाएगा कीटो एसिड्स में और जो डीएमिनेशंस होता है इधर वो ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है और वो नॉन ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है। जो लीवर होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो उसमें कंटेन रखता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम GDH बोलते हैं, जो कि डीएमिनेट्स करता है। ग्लूटामेट टू कीटो ग्लूटारेट्स जो है वहाँ पर वो अमोनिया छोड़ता है और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है NAD+ कोएंजाइम की और ये एक एलोस्टेटिक एंजाइम होता है जो कि एक्टिवेट होता है बाई ADP और इनहिबिटेड बाय द GTP के द्वारा ये बनाया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन वो होता है तो जिसमें हम जो यहाँ पे फ्री अमोनिया जो है वो लिबरेट किया जाता है अमीनो ग्रुप के द्वारा। अमीनो एसिड जो हैं वो कपल्ड होते हैं और ऑक्सीडेशन के द्वारा जो वहाँ पे एक जो है वहाँ पे अमोनिया का लिबरेशन होता है। इसका जो साइट होता है मोस्टली वो लीवर और किडनी में होता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो होता है वो प्रॉपर NH3 जो हमारा अमोनिया है वो प्रॉपर जो है यूरिया सिंथेसिस करता है और अल्फ़ा कीटो एसिड्स के रूप में वो बदल जाता है और ये जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देने में भी हेल्प करता है। ट्रांस डीएमिनेशन, इसका मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेटिव हमारी जो डीएमिनेशंस होती हैं वो नीचे एक एक करके यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ऑल अमीनो एसिड्स आर फर्स्ट ट्रांस एमाइनेटेड टू द ग्लूटामेट, सारे अमीनो एसिड जो होते हैं पहले ट्रांस एमाइनेट करते हैं ग्लूटामेट में जो कि फाइनली डीएमिनेटेड होते हैं।
ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज जो रिएक्शंस करता है वो फाइनल रिएक्शंस होती है जिसमें अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाता है सारे अमीनो एसिड्स में से। और 2 कंपार्टमेंट यहाँ पे रिएक्शंस में होते हैं, यहाँ पे फिजिकली अवे बाय फिजियोलॉजिकल एंड दे आर द कपल्ड, यानी कि 2 होते हैं और वो कपल्ड के रूप में प्रेजेंट। इसी प्रकार जो टर्म है उसको हम डीएमिनेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो दिखा रखा है पाथवे ऑफ अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, जो अमीनो एसिड हमारा डिग्रेडेशन है वो कैसे हमारा पाथवे होता है, कैसे कैसे वो चलता है, वो जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्री हो जाती है और फाइनली जो है हमें एनर्जी भी वो देते हैं। यहाँ पे डिस्पोजेबल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया बता रखा कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है हमारा वो ट्रैपिंग ऑफ अमोनिया, यानी कि इवन वेरी मिनट क्वांटिटी अमोनिया में बी प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर थोड़ा सा भी अमोनिया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो वो हमें जो क्या है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वहाँ पर जो है वो वहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी होती है थोड़ी सी भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द इंटरसेलुलर जो अमोनिया होता है वो इमीडिएटली टेपर किया जाता है ग्लूटामेटिक एसिड के द्वारा, ग्लूटामाइन से, और स्पेशली जो है ये ब्रेन सेल्स के अंदर होता है। ग्लूटामाइन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लिवर में और उसके बाद में जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर रिवर्स रिएक्शन होती है एंजाइम के द्वारा, जो एंजाइम है ग्लूटामाइन। और यहाँ पे अमोनिया जो है वो जनरेट होता है, बनता है इमीडिएटली, और अमोनिया जो है वो बदल जाता है यूरिया के रूप में और फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके यूरिन के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है। फाइनल डिस्पोजेबल क्या होता है, अमोनिया जो है वो बॉडी जो हमारी है वो रिसर्चर है, रिसर्च करती है, लीवर बनाता है हमारा, फिर वो यूरिया जो है वो लीवर सेल्स के द्वारा तैयार होता है और उसके बाद में वो किडनी के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब भी हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा तो एंड प्रोडक्ट बनेगा यूरिया। तो यूरिया जो है हमारे ब्लड में आ जाता है और ब्लड जो है उसको किडनी जो है आराम से सिक्रीट कर देती है और हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। यूरिया साइकिल के बारे में बात करेंगे। जो यूरिया साइकिल इसको हम क्रेब्स के जो हेंसलाइट यूरिया साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पहले जो फर्स्ट जो मेंबर था वो ऑर्निथिन था जिसने ये रिएक्शंस हमें बताई थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 नाइट्रोजन जो हमारे एटम्स होते हैं और जो यूरिया के डेरिवेटिव्स होते हैं और 2 डिफरेंट यहाँ पे सोर्स होते हैं, वो दोनों अमोनिया और अदर जो डायरेक्टरी हमारे एस्पार्टिक एसिड है वहाँ से वो आते हैं। ये यूरिया का हमारा मॉलिक्यूल्स है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये हमारा यूरिया का एक मॉलिक्यूल्स है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल के स्टेप होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ सेट्रोलिन, फॉर्मेशन ऑफ आर्गिनोसक्सिनेट, फॉर्मेशन ऑफ आर्गिनिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। इन 5 स्टेप में यूरिया बनके तैयार हो जाता है। ये हमारा यूरिया साइकिल होता है। पहला हमें 2 ATP चाहिए और यहाँ पे SCO3 NH3 अमोनिया, और पहला जो एंजाइम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस 2 ADP प्लस फॉस्फेट, और ये चेंज हो जाता है यहाँ पे सिट्रुलिन में, और सिट्रुलिन के बाद फिर यहाँ पे जो चेंज हो जाता है आर्गिनोसक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, आर्गिनिन और यहाँ पे ऑर्निथिन। जो ऑर्निथिन होता है ये रिएक्शंस होता है और ऑर्निथिन के बाद फिर जो है ये सिट्रुलिन में चेंज हो जाता है। इसके अंदर 5 जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर फंक्शन करते हैं। यहाँ पे बन गया यूरिया, H2O से यहाँ पे आर्गिनिन, ये हमारे जो आर्गिनोसक्सिनेट ये एंजाइम होते हैं, ये सिट्रुलिन, और ये ऐसे बताया माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, जो हमारी यूरिया साइकिल होती है ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम भूखे रहते हैं तो उस टाइम हमारी यूरिया साइकिल जो है उसमें एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं और उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और प्रोटीन कैटाबोलिज्म की मात्रा जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। और मेजर जो रेगुलेटरी स्टेप्स हमारे कैटालाइज होते हैं CPS1 कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम। इसमें जो पॉजिटिव इफेक्टर होता है हमारा वो एसिटाइल ग्लूटामेट के द्वारा होता है, जिसको हम NAG के रूप से जानते हैं। ये डिसऑर्डर है यूरिया साइकिल में, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर इसमें डिफिशिएंसी हो जाती है यूरिया साइकिल में किसी एंजाइम की, तो जैसे हाइपर अमोनिया, तो इसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। ये जो है इसको ब्लॉक कर देता है अर्लियर स्टेप्स, उसका जो स्टेप होता है, और ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती है और अमोनिया जो है हमारे ब्लड सेल्स में वगैरह ये एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर ये डिफिशिएंसी होती है
तो बाद के जो एंजाइम है वो भी जो है अपना काम नहीं करते हैं और हमारी बॉडी में जो है जो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो एक्युमुलेशन होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा ब्लड में जो अमोनिया नॉर्मली जो यूरिया होता है वो 50 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होना चाहिए और ये जो है इसका एक टॉक्सिक सिम्टम्स होता है। ब्रेन जो है वेरी सेंसिटिव होता है अमोनिया के लिए, अमोनिया ब्रेन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, यानी कि थोड़ा सा भी अमोनिया हमारे ब्रेन में नहीं होना चाहिए। चाइल्ड जो है मे बी पुट ए लो प्रोटीन डाइट पे होते हैं और फ्रीक्वेंटली स्मॉल द फीड्स आर गिवन जो उनको दी जाती है। सिट्रुलिन जो प्रेजेंट होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, जैसे क्वांटिटी मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में, और अवॉइड करना चाहिए सिट्रुलिन अमीनिया के नाम से जाना जाता है। यूरिया का लेवल हमारे ब्लड में जो है वो डिपेंड करता है जो यूरिन में है। वो इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ब्लड यूरिया जो लेवल है वो टेकन एज द इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी कि यूरिया को हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं जो यानी कि हम जो हमारी किडनी की जो पावर होती है वो हमने 0 मिलीग्राम रखा यूरिया के लिए, यानी कि सारा यूरिया जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जाना चाहिए। एक दिन में जो है 20 से लेके 40 जो मिलीग्राम यूरिया जो है हमारे प्लाज्मा में होता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है। और इसके लिए जो इंक्रीज फंक्शन टेस्ट होता है ज़्यादा लेंगे थोड़ा बहुत ये बढ़ जाता है। यूरिन जो एक्सिक्रेशन है 15 to 30 ग्राम पर डे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है 6 to 15 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन होता है। यूरिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट 80% यूरिनरी ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हमारे यूरिन में पास आउट हैं उसमें 80% जो रोल होता है वो यूरिया का होता है। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको बताया है कि यूरिया क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, यूरिया साइकिल क्या होती है, ये सब मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। थैंक यू बच्चों।